हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इसमें भी जो है सीडीपी। ठीक है, सीडीपी में आपको आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पैडागोजी के क्वेश्चंस, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पैडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। जो ये मैंने आज का पेपर लिया हुआ है, ये 11 जनवरी 2023 का पेपर है। ठीक है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, तो ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो आज जो है इसी का 11 जनवरी का जो है पैडागोजी वाला सेक्शन जो नहीं हुआ था वो करवाऊंगी, क्योंकि जब मैं बाल विकास के टॉपिक करवा रही थी उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस करवाई हूँ तो इन टॉपिक्स को जो है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये जो है जो प्रीवियस ईयर का है क्वेश्चन पेपर, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ। और आप लोगों को मैंने कहा था कि अगर आप सीडीपी में चाहते हैं कि 30 आउट ऑफ 30 लेकर आए, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे, बहुत सारे लोग मैंने सुना है कहते भी हैं कि बिना पढ़े जो है आप सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 लेकर आ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ एडवाइस करूँगी, ये सब बकवास होता है। ठीक है, बिना पढ़े कोई भी नहीं लेकर आ सकता है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ कुछ नहीं होने वाला है जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के आप जो है कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से कर लें, लेकिन आप लोगों को ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको 30 आउट ऑफ 30 लेकर आना है तो आपको जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं डे 1 से कह रही हूँ कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उनको आपको नहीं छोड़ना, जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मैंने ऑलरेडी जो है करवा रखा है, सीडीपी 2024 करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जो है आप लोगों को पता चल जाएंगे कौन कौन से टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस 5 मिनट शॉर्ट जो सीडीपी का जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको देख लीजिएगा, बहुत ही आसानी से आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है। मेरी पूरी कोशिश रही है कि जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं मैं उनको जो है एक आसान भाषा में जो है चीज़ों को समझा सकूं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूं, बाकी आप ही बता सकते हैं कमेंट करके कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं। ठीक है, मैं डे बाय डे जो है कोशिश करती रहती हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से करवाऊँ। और स्पेशली जो पैडागोजी है ना, जिसको लोग ज़्यादा जो है क्वेश्चन की जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की लोग जो है गलती करते हैं, वही जो है आपको तरीका सीखना जरूरी है। पैडागोजी जो है टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती है, मैं यही कहूँगी, क्योंकि पैडागोजी को आपको रट के नहीं कर सकते। पैडागोजी एक ऐसा है जिसमें कि आप शिक्षण जो करते हैं, मतलब जो बच्चे के एज के अनुसार बच्चे के हिसाब से क्या सही है, किस तरीके से आपको पढ़ाना है, किस तरीके के मेथड को प्रयोग करना है। अगर व्यक्तिगत विभिन्नता दिखाई देती है तो आप लोगों को क्या करना है, या कहीं पर भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है या बच्चा लेट आ रहा है तो उसका क्या कारण है, ये समझना। ठीक है, तो जब भी पैडागोजी के क्वेश्चंस को करें तो एक चीज़ आप लोगों को अपना माइंड सेट रखना है पॉजिटिव। आपको अपने हिसाब से नहीं, एज अ टीचर नहीं सोचना है, बच्चे के हिसाब से क्या सही है वही तरीका मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। बाकी अगर कोई कहता है ना कि आप बिना पढ़े जो है लेकर आ सकते हैं पैडागोजी में 30 आउट ऑफ 30, तो ये सब चीज़ों पे मत जाइएगा। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आप जरूर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है मैं पैडागोजी प्लस इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, मतलब कि समावेशी शिक्षा और आपकी जो पैडागोजी है ये दोनों ही मिक्स होगी। 5 नंबर की आपका इंक्लूसिव एजुकेशन प्लस 10 मार्क्स की पैडागोजी। ठीक है, देखिए किस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इसके क्वेश्चंस को कर लेंगे। बस जुड़े रहिएगा लास्ट तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको सी टेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है या एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है कि किस तरीके से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे प्रैक्टिस करें, या आप किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें। 15 नंबर क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, क्या है, समावेशी। पहला ही क्वेश्चन जो है समावेशी से रिलेटेड है। समावेशी शिक्षण ऐसी शैक्षिक तंत्र को संबोधित करता है। देखिए समावेशी शिक्षा क्या होती है, मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाया हुआ है, जिसमें सामान्य और विशिष्ट बालकों को एक ही क्लासरूम में एक ही जगह पर बैठाकर पढ़ाया जाता है। इससे बच्चों में क्या होती है, हीनता की भावना नहीं आती है, बच्चे जो है अपने आप को बाकियों से अलग नहीं समझते हैं। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा इसीलिए बोला जाता है कि समावेशी शिक्षा होना चाहिए, समावेशी स्कूल होना चाहिए, समावेशी क्लासरूम होना चाहिए, मतलब इंक्लूसिव क्लासरूम होना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो समावेशी शिक्षण ऐसे शैक्षिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, भाषाई व अन्य विशेषताओं को न देखते हुए सभी बच्चों का समावेशन किया जाए। ठीक है, कहने का मतलब है समावेशी शिक्षा जो है एक ऐसे शैक्षिक तंत्र को, एक ऐसा जो है इस बात को संबोधित करता है कि जिसमें बच्चा शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या सामाजिक या इमोशनली, ठीक है, कोई भी उसमें विशिष्टता है उसको ना देखते हुए सभी बच्चों को एक साथ जो है बैठाया जाए। ठीक है, तो ये बात तो एकदम करेक्ट है।
समावेशन जो है एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है। जो समावेशन है ना, ये बहुत ही व्यापक है। इसमें केवल ये नहीं कि जो दिव्यांग बच्चे हैं केवल उन्हीं को जो है शामिल किया जाएगा, ऐसा नहीं। इसमें जो है हर एक वो बच्चा जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अलग है, बजाय कि अगर उसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता या बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, अगर वो थोड़ा बहुत उसको कुछ प्रॉब्लम है आइज़ में, तो चश्मा लग सकता है, उसको उसी बच्चों के साथ जो है पढ़ाया जाए। ठीक है, तो अगर बच्चे का या तो कोई भी बच्चा हो जिसको कि डिसलेक्सिया जैसी प्रॉब्लम है या कोई भी बच्चा ऑटिज्म है, इन बच्चों को साथ में लेकर चलना, ताकि बच्चे जो है अपने आप को अलग ना समझें, नहीं तो वो बच्चों के अंदर जो है और भी आगे जाकर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना है कि समावेशन जो है व्यापक है, ना कि बस दिव्यांग बच्चों तक ही ये सीमित नहीं है। तो ये ए और बी दोनों ही बात करेक्ट कही गई है। मैं आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिसमें आप लोगों को बताऊंगी कि पैडागोजी को आप कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैं पैडागोजी के जब क्वेश्चंस करवाती हूँ आप लोगों को साथ साथ में बीच में जो है आप लोगों को बताती रहती हूँ। ठीक है, बस जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हैं कि पैडागोजी के क्वेश्चंस आपके गलत ना हो, प्लस इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चन गलत ना हो, तो यहाँ पे जो है कथन ए सही है और आर भी सही है, और आर जो है मतलब जो तर्क दिया गया है वो ए के लिए जो है एकदम सही व्याख्या दे रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि बेस्ट तरीके से आसान भाषा में समझाऊं, बाकी आप लोग बता सकते हैं। प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह से देखना चाहिए? जो प्राथमिक मतलब जो प्राइमरी है या अपर प्राइमरी कक्षाएं हैं, ठीक है, उसमें जो है शिक्षिकाओं को विविधता जो है, अगर क्लासरूम में विविधता देखते हैं तो उसमें किस रूप में जो है उसे देखा जाना चाहिए? तो देखिए, विविधता जो है एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है, बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो है अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं साधन का रूप करती है, बच्चों को जो है उनमें एक और गुण जो है विकसित करती है। तो इस विविधता को किस रूप में देखना चाहिए? सीखने में अवरोधक के रूप में। कभी भी ऑप्शन में अवरोधक आए ना, वो आपका गलत होता है। बाधा आए, वो आपका ऑप्शन गलत होता है। नज़रअंदाज, एज अ टीचर क्या आप उसे नज़रअंदाज कर देंगे? नहीं। विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या, मतलब कि विविधता को कम करने के लिए आप एक स्टैंडर्ड करिकुलम तैयार कर देंगे, ये तो पूरा ही गलत होगा। कभी भी मानकीकृत पाठ्यचर्या आपको दिखे ना, वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। कारण क्या है? क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है और उसके लिए जो है एक ही स्टैंडर्ड का करिकुलम सही नहीं होता है। एक गुण के रूप में देखना चाहिए, जो विविधता है एक गुण के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुरूपता को क्या करता है? बढ़ावा देता है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 17। देखिए 17 क्या है? कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है। कहने का मतलब है कि 5वीं क्लास में है, लेकिन इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर के साथ जो है वर्बली बोलने में, मतलब कि उसको नॉर्मल बातचीत करने में जो है ना, या गैर बातचीत भी बोल सकते हैं, मौखिक रूप से बोलने में, उसे सामाजिक संवाद करने में हमेशा मुश्किल जो है, मुश्किलों का सामना करता है, निरंतर जो है मुश्किल होती है। तो ये किस लक्षण को जो है बताता है? लेखन वैकल्य, लेखन में तो क्या डिस्ग्राफिया होता है, गुणज में तो डिस्कैलकुलिया होता है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। स्वालीनता, स्वालीनता क्या होता है? आपका ऑटिज्म। जिन भी बच्चों को ऑटिज्म है ना, वो अपने आप में रहना पसंद करते हैं, बच्चों के साथ जो घुल मिल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? स्वालीनता। याद रखिएगा, जो भी बच्चे स्वालीनता से ग्रसित होते हैं, अगर उनमें कोई भी बच्चा है जो है मौखिक रूप से आपस में जो है अपने पीयर ग्रुप में बातचीत नहीं कर पा रहा है, या टीचर से बातचीत करने में जो है उसे कोई भी सोशली कोई सी भी टॉपिक पे बात करने में जो है प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उसमें जो है ऑटिज्म वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, नॉर्मल बातचीत करने में। लेखन तो पता ही है, गुणज भी पता है, पठन वैकल्य डिसलेक्सिया। ठीक है, तो ये तो होंगे ही नहीं तीनों, आपको बताया ही ये पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को पूरा अक्षमता वाला जो है टॉपिक मैंने करवा रखा है, अगर नहीं आता है तो वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हम कर रहे हैं। ठीक है, क्या है? निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टि बाधित विद्यार्थी की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? समावेशी से जो है क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, इंक्लूसिव जो चैप्टर है उससे आपका जो है ये टॉपिक आया है। ठीक है,
तो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, उसकी ज़रूरतों के अनुसार कौन सा इसमें से समायोजन जो है सही है। तो देखिए, कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना, क्योंकि बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है सही से, तो उसको जो भी उसके सामने बाधा आ सकती है उनको हटा देना, बिल्कुल करेक्ट बात। विभिन्न प्रकार के दृश्यिक प्रस्तुतिकरण जो देखने वाली प्रस्तुतिकरणों से, जब बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा तो दृश्यिक प्रस्तुतिकरण कैसे हो सकता है। देखो, ये ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है। बहुत से विज्ञापित पत्रक देना जिसमें संकल्पनात्मक चित्रण है, चित्रण का भी कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा। अगर वही सुनाई नहीं देता तो वो देख कर बता सकता है। तो यहाँ पर जो है ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। कक्षाई अधिगम को परसिस्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना। ठीक है, क्या करना? अभिलिखित जो है सामग्री उपलब्ध करवाना। कक्षाई अधिगम को परसिस्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री, थोड़ा अक्षरों को मोटे मोटे में या उभरा हुआ इस तरीके से। तो थर्ड ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि पहला और फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन जो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? देखिए, रचनात्मकता की एक पहचान होती है, जो क्रिएटिविटी है, क्या पहचान है उसमें से? अब सारी सोच कई अलग अलग विचारों और उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है ना। बच्चा जो है, क्रिएटिविटी जो दिखती है, संरचनात्मक जो पहचान है वो कैसे होती है कि किसी भी एक चीज़ के बारे में बच्चा कई तरीके से सोच रहा है। किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई भी उसके सामने समस्या है तो उसके कई सॉल्यूशन है, उसके पास कई अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन है। तो रचनात्मकता या सृजनात्मकता अब सारी सोच में दिखती है। ठीक है, और अभी सारी सोच जो होती है, किसी भी एक चीज़ में बच्चा जो बहुत ही परफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें प्रतिभाशाली बच्चे आ जाते हैं। तो अभी सारी सोच एक उत्तर पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होती है। समझ में आए? तो ये वाला तो होगा नहीं, यहाँ पे पहला ही आगे तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। अब सारी सोच कई अलग अलग विचारों और उत्तरों को प्रस्तावित करता है। आप सारी से याद रखना, अप मतलब फैलाव, अप ऊपर जाना, अभी सारी मतलब तुरंत, मतलब किसी एक में। ठीक है, अभी तुरंत आप कोई इसी एक के बारे में ही बता सकते हो। तो यहाँ पर जो है अभी सारी एक डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें कि उसकी थिंकिंग जो होती है डाइवर्स, मतलब कई अलग अलग तरीके से होती है, मतलब कि किसी भी समस्या के सॉल्व करने के कई तरीके हैं। लेकिन कोई भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको अलग अलग तरीके से ना सोच के किसी एक के बारे में ही सोचना, मतलब एक पर ध्यान केंद्रित करता है जो, तो वो क्या होता है आपका अभिसारी सोच। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? देखिए, एक शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? ठीक है, परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, मतलब परिणाम से अधिक जो है उसे प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना नहीं, परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये तो सही है, परिणाम मतलब क्या रिजल्ट है उससे ज़्यादा जरूरी है कि क्या करवा रहे हैं, जो प्रोसेस है उस पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये तो बात करेक्ट है। तो ये क्या करना नहीं चाहिए वो हमें ढूंढना है। विद्यार्थियों को आपस में तुलना कभी भी नहीं करना चाहिए। तो क्या कार्य नहीं करना चाहिए? बच्चों को आपस में जो है उनमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों की उनके पूर्व निष्पादन से तुलना करनी चाहिए, ये तो चलो ठीक है। स्व आकलन के अवसर देना चाहिए, ये भी सही है। तो सेकंड ऑप्शन, कभी भी बच्चों में आपस में जो है क्या कंपटीशन की भावना नहीं, उनकी तुलना नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? अब पूछा है कि सीखना क्या होता है? एक निष्क्रिय प्रक्रिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, पैसिव नहीं होता है। व्यक्तिगत कारकों को प्रभावित होता है? बिल्कुल व्यक्तिगत कारकों को प्रभावित करता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में स्वतंत्र होता है या केवल जानकारी के प्रत्याहार? केवल आ गया तो ये भी नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है। तो याद रखिएगा, जो सीखना है ना व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से सीखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे? अपनी जन्मजात योग्यताओं को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। अगर उन्हें सही इन्वायरमेंट मिले तो वो बदला जा सकता है, तो ये तो होगा ही नहीं। मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है, बिल्कुल मेहनत करके खुद से सीखने और प्रदर्शन में जो है बदलाव लाया जा सकता है, ये बात करेक्ट है। अच्छे अंक प्राप्त करना किस्मत का खेल है? बिल्कुल भी नहीं। जो एक बार सफल नहीं हुआ वो कभी भी ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कोई एक एग्ज़ाम जो है क्लियर नहीं होता है तो उसके बाद जो है आप ऐसा नहीं कि अगला आगे भी वो कोई नहीं क्लियर कर सकते। जब आपका जो मेहनत है वही जो है आपका बदलाव ला सकती है। तो सीखना व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है मेहनत से। सेकेंड ऑप्शन जो है आपका
करेक्ट होगा। इससे जो है आप जो है आगे की ओर हमेशा उन्मुख होंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा आंसर है आपका? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? जो महारत उन्मुख बच्चे हैं, मतलब जो बहुत ही गिफ्टेड चाइल्ड हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? उच्च अंक प्राप्त करने पर अधिक जोर देना? नहीं, ऐसा नहीं। अंक लाने के लिए जोर देना ये हमेशा नेगेटिव होता है। विद्यार्थियों को सभी प्रतियोगिताएं जीतने के लिए प्रोत्साहित करना। सभी प्रतियोगिताएं जरूरी है। अगर बच्चे सब जीतता रहेगा, कभी अगर वो हार जाता है तो वो ही बच्चे जो है डिप्रेशन में जाते हैं, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है। सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस करवाना। बिल्कुल, महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करना है तो बच्चे को जो है सीखने की प्रक्रिया में उसे आनंद आना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए। तो ये महसूस होगा तो वो जो है क्या कर लेगा, वो आगे कर सकता है। तो इसके लिए तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्या है 24? देखिए, निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी? अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी। ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ा जाए। केवल विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षण केवल नहीं, बारंबार वेधन और अभ्यास पर बल, बार बार जो है अभ्यास करवाने पर नहीं, बहुत सी जानकारी को एक ही समय में याद रखने पर। तो ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट होगा। देखिए यहाँ पे क्यों मैंने एलिमिनेट किया? केवल विद्यार्थियों को अच्छे अंक, केवल आप अच्छे अंक के लिए शिक्षण दे रहे हैं, नहीं भैया, बच्चे थोड़ा सीखे भी, समझे भी उस चीज़ों को। बार बार उसे अभ्यास करने पर बल, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। या रटने, याद रखने पर, करने पर जो है फोकस करना, ये भी आपका गलत होगा। अगर अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करना है तो विद्यार्थियों को जो है कुछ भी पढ़ाएं उसको निजी जीवन से जोड़कर, तो पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है। कभी भी आंसर निजी जीवन से या बच्चों को अवसर देने की बात की जाए तो वो ऑप्शन जो है हमेशा करेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एक सामाजिक, क्या है, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके किया जा सकता है? सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके जो है किया जा सकता है? तो देखिए, अभिसंज्ञानात्मक कौशल, बिल्कुल सही बात है। स्वयं नियमता, ये भी बिल्कुल सही बात है। विवेचनात्मक सोच, बिल्कुल। या समस्या समाधान, ये भी। अर्थहीन वेधन और दोहरा, ये नहीं। ठीक है। तो आपका 4 जो है करेक्ट है, मतलब थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विद्यार्थियों में संप्रतियों के वैकल्पिक संरचनाएं विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती हैं। मतलब कि जो संप्रतियों के वैकल्पिक संरचनाएं हैं ये विद्यार्थियों द्वारा जो रचित सहज उनके सिद्धांतों को दर्शाती हैं। या सजा को हतोत्साहित की जानी, सजा द्वारा हतोत्साहित, देखो सजा देना ये गलत होता है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अध्ययन की प्रक्रिया में अर्थहीन है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षण के दौरान शिक्षकों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। नज़रअंदाज आपको किसी भी हालत में नहीं करना है, बच्चों पे ध्यान देना है। तो विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती हैं। तो संप्रतियों के वैकल्पिक जो संरचनाएं हैं ये सहज सिद्धांतों को दर्शाती हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी नज़रअंदाज करना या कोई भी चीज़ अधिगम जो है अर्थहीन बताना या सजा को हतोत्साहित की जानी चाहिए, सजा द्वारा उसे जो है नीचा गिराना, ये सब ऑप्शन जो है हमेशा जो है गलत होते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्या है 27? देखिए, बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे जो है कैसे सीखते हैं? प्रयोग व अन्वेषण के द्वारा, मतलब खोजबीन के द्वारा, अपने प्रैक्टिकली करके, बिल्कुल सही बात है। सुनकर बोलकर, बिल्कुल सही बात है। चर्चा और मनन करके, बिल्कुल चीज़ें बनाकर करके। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, चारों सही है, पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एक माध्यमिक कक्षा में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वह होते हैं जो, माध्यमिक कक्षा में विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य कौन सा होगा? तो देखिए, बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं, थोड़ा तो बच्चों को जो है चुनौती मिलनी चाहिए। मध्यम चुनौती प्रस्तुत करके, बेहद चुनौतीपूर्ण नहीं होना चाहिए, नहीं पुनरावृत्ति और उबाऊ जैसा हो, बल्कि मध्यम चुनौतीपूर्ण प्रस्तुत करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ना ही कम ना ही ज़्यादा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, क्या है? अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे डैश से जोड़ा जाना चाहिए। अनुशासन और तनाव, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह का ऑप्शन हमेशा गलत होता है। डर और सजा, ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। आनंद और संतुष्टि, बिल्कुल। अधिगम को अगर आपको अर्थपूर्ण बनाना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो अधिगम है वो आनंदपूर्ण हो,
उसमें जो है उसकी रुचि हो, उससे उसे संतुष्टि मिलती हो। तो थर्ड ऑप्शन जो आप लोगों का करेक्ट होगा। उपलब्धि और प्रतिस्पर्धा वाले से जोड़ा जाएगा तो भी वो अर्थपूर्ण नहीं बन पाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, और आप उम्मीद करती हूँ कि जितने भी हमने क्वेश्चन किया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए, एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है। वे बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जो एक शिक्षिका है वो कोई परियोजना कार्य देती है और बच्चों को जो है सहयोगात्मक रूप से करने के लिए जो है मोटिवेट करती है। बच्चे अपने समकक्षों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये दोनों ही बातें यहाँ पे सही है। ठीक है, क्योंकि बच्चों को सहयोग की, कोऑपरेटिव की भावना इसमें जो है डेवलप हो रही है और उसे टीचर जो मोटिवेट कर रही है। बच्चे कक्षों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते भी अपने पीयर ग्रुप से बातचीत करके। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, मतलब कथन और तर्क दोनों सही है, और तर्क जो दिया गया है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर लगता है आपको इससे हेल्प मिली, लगता है कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी, और अगर कोई डाउट नहीं है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। एंड हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पैडागोजी को करने का तरीका सीखना है, क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि पूरा आपकी जो पैडागोजी है 75 मार्क्स जो है केवल पैडागोजी से आता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है एक सही तरीके से पैडागोजी के क्वेश्चन करें, तो आप जो है 75 मार्क्स जो है बहुत ही आसानी से लेकर आ सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की मिला के मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये पैडागोजी जो है पेपर 1 में जो पैडागोजी है वो आप लोगों की कहीं इसके मार्क्स नहीं जाने चाहिए। और CTET जो भी पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करें, CDP दोनों में आता है, तो CDP की पैडागोजी मेन होती है। अगर आप चाहते हैं कि इसके क्वेश्चन गलत ना हो तो आप जो है जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को तरीका सिखाऊंगी। अगर आपको समझ में आता है तो ही जुड़िए, इससे कोई जो है मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और आपको जुड़ना है। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करने का कुछ भी यहाँ पे लगता नहीं है, बस आप लोग जो है सपोर्ट करते रहिए। यहाँ से अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो मेरी पूरी गाइडेंस रहेगी, मैं पूरा एकदम एग्ज़ाम तक जो है आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगी। ऑल द बेस्ट।